हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण विधि के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार 3 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 अर्थात जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। तीसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आज हम पर्यावरण और न्यायिक सक्रियता यानी एनवायरनमेंट एंड जुडिशियल एक्टिविज्म विषय पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब पर्यावरण और न्यायिक सक्रियता की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता को जांचने के लिए भारतीय संविधान ने उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही न्यायपालिका ने इस संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है और पिछले कुछ समय से जब यह महसूस किया गया कि भारत की विधायिका और कार्यपालिका लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायपालिका ने इस ओर कदम बढ़ाया है, क्योंकि निरंतर जन समस्याओं की उपेक्षा होने के कारण ऐसी परिस्थितियां भारत में उत्पन्न हुई है कि जनता को उच्चतम न्यायालय या न्यायालयों का द्वार खटखटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। अतः अनुच्छेद 32 के अधीन जनित याचिकाओं का प्रावधान किया गया है और उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए समय समय पर न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विधि का निर्माण किया है और उन्हें ऐसे विषयों पर निर्णय भी देने पड़े हैं जिन विषयों पर विधायिका व कार्यपालिका को प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे और न्यायपालिका के इसी तरीके और इस कार्यशैली को न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दिया जाने लगा। और इसी का परिणाम है कि भारत में न्यायपालिका की सक्रियता के कारण ही कई कार्य ऐसे हुए जिसके उदाहरण हैं बंधुआ मजदूर मुक्ति, बाल श्रमिकों का उद्धार, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य, मानव को गरिमा के साथ जीने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपयोग का अवसर, निःशुल्क विधिक सहायता, शीघ्र परिश्रम का अधिकार, शीघ्र चिकित्सा पाने का अधिकार इत्यादि कार्यों में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की दिशा में न्यायिक सक्रियता के अधीन उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए
कुछ प्रमुख व महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है MC मेहता व अन्य बनाम श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एवं भारत संघ, जिसे कि ओलियम गैस विवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्र में स्थित श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज की एक इकाई को ओलियम नामक खतरनाक गैस का उत्पादन करने से रोक दिया, क्योंकि उस इकाई के द्वारा सभी रक्षा उपायों को अपनाया नहीं गया था जो इस खतरनाक ओलियम गैस को निकलने के लिए रोकने हेतु उपयुक्त होती। इंडस्ट्रीज़ के कारखाने से ओलियम गैस के रिसाव के कारण आसपास के निवासियों एवं कंपनी के श्रमिकों व कर्मचारियों को क्षति पहुंचती थी। अतः इस इंडस्ट्रीज़ में ओलियम गैस के उत्पादन के रोके जाने का निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया। इसी तरीके से दूसरा MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1988, जिसे गंगा प्रदूषण केस फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, के वाद में गंगा नदी के संदर्भ में जनहित में आदेश जारी किया गया। इस वाद में याचिकाकर्ता ने एक जनहित वाद नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड के विरुद्ध दायर कर कहा कि ये विधि द्वारा आरोपित लोक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अतः उच्चतम न्यायालय ने कानपुर नगर पालिका को यह निर्देश दिया कि वह 6 माह में जल परिषद को जल प्रदूषण रोकने का प्रस्ताव भेजे और ये भी निर्देश दिया कि दूध की डेयरी को शहर के बाहर ले जाया जाए और श्रमिक कॉलोनी में सीवर लाइन बनाई जाए, निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय बनाए जाएं और मानव की लाशों और मरे हुए पशुओं की लाशों को गंगा में फेंकने से रोका जाए और नए कारखानों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस तब तक जारी न किया जाए जब तक कि वे प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त संसाधनों को न लगा लेवें। और ये न्यायालय का यह निर्देश उन सभी नगर पालिकाओं व नगर निगमों पर लागू किए गए जहां से होकर गंगा नदी बहती थी। इसी प्रकार MC मेहता बनाम भारत संघ का दूसरा वाद, जिसे गंगा प्रदूषण केस सेकंड भी कहा जाता है, इसमें कानपुर के चमड़े के कारखानों से निकलने वाले मलबे से गंगा का पानी प्रदूषित हो रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता जो एक समाज सेवी था ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की और कहा कि चर्म शोधनशालाओं से निकलने वाला अवशिष्ट गंगा के जल को प्रदूषित कर रहा है, जो आसपास के पर्यावरण और जनजीवन के लिए हानिकारक है और इन कारखानों के मालिकों के द्वारा जल शुद्धिकरण के संयंत्र भी नहीं लगाए गए हैं। और इसका तर्क देते हुए मालिकों के द्वारा कहा गया है कि संयंत्र लगाने का खर्चा बहुत अधिक है और कारखाने बंद करने की नौबत आ सकती है और जिसके कारण बेरोजगारी और राजस्व की हानि होगी। किंतु न्यायालय के द्वारा इन तर्कों को अस्वीकार कर दिया गया और कहा गया कि इन कारखानों के बंद होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और राजस्व की हानि की अपेक्षा लाखों लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और वायुमंडल का संरक्षण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में एक अन्य वाद रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र व देवकी नंदन पांडे बनाम भारत संघ
तथा रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये दोनों वाद देहरादून की चूना पत्थर खदानों की खुदाई से संबंधित वाद है। इनमें वहाँ के आसपास रहने वाले निवासियों को पर्यावरण प्रदूषण से हानि पहुँच रही थी, जिसके कारण लोकहित वाद दायर करने पर न्यायालय ने एक जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन पत्थर की खानों की खुदाई का काम रोकने के आदेश दिए गए। अब है अगला MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1992। ये वाद पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के संबंध में ऐतिहासिक है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के द्वारा चलने वाले वाहनों के कारण फैलने वाले प्रदूषण से बचने के लिए समुचित उपाय के लिए जनितवाद लाया जा सकता है। न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को केंद्रीय मोटर बस अधिनियम 1989 को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सभी सिनेमाघरों में प्रत्येक शो के पूर्व प्रदूषण संबंधी कम से कम 2 स्लाइड आवश्यक दिखाएं और यह उन्हें लाइसेंस प्रदान करने की एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। रेडियो पर या दूरदर्शन से प्रत्येक दिन 5 से 7 मिनट का प्रोग्राम प्रसारित किया जाना चाहिए तथा सप्ताह में एक बार इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी दिखाया जाना चाहिए। इसी के साथ स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण के संबंध में एक अनिवार्य विषय पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, नियंत्रण और निवारण के संबंध में जानकारी हो सके और वे इसे अपना सकें। इसी प्रकार MC मेहता बनाम भारत संघ 1996 के बाद में, जो कि दिल्ली के 168 कारखानों के बंद करने का मामला था, के बाद में उच्च न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे, उन्हें शेड से हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और न्यायालय ने ऐसे कारखानों को 30 नवंबर 1996 से बंद करने का आदेश दिया और न्यायालय के उक्त कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों और लाभों को संरक्षण के भी निर्देश दिए। इसी तरीके से सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य AIR 1991 के वाद में, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण व दैविक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है और प्रत्येक नागरिक को जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने कहा कि हमारे देश के समुद्री तटों को खतरनाक किस्म के कारखानों से होने वाली क्षति से बचाने के लिए सरकार को तुरंत कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996 के बाद में
वेल्लोर नागरिक कल्याण परिषद ने अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित याचिका दायर करके तमिलनाडु के चमड़ा एवं अन्य व्यवसायों से निकलने वाले अशुद्ध मलबे से पर्यावरण को होने वाली भयंकर हानि से रक्षा करने के लिए जनहित याचिका दायर की। इससे लगभग 13 गांवों के 350 कुओं का पानी प्रदूषित हो गया था। गांव की औरतों को और बच्चों को पानी लेने के लिए कई मील दूर जाना पड़ता था। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यद्यपि चमड़ा व्यवसाय देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा भी मिलती है और हजारों लोगों को नियोजन का अवसर मिलता है, किंतु पर्यावरण को नष्ट करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को संकट पैदा करने का हक इसके अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। और न्यायालय ने प्रत्येक चमड़ा कारखाने पर 10,000 रुपये प्रदूषण दंड लगाकर प्रदूषण संरक्षण फंड का निर्माण किया और इस फंड से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद है भोपाल गैस दुर्घटना मामला। ये वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक वाद है। इसके अंतर्गत अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनाइटेड कार्बाइड कॉरपोरेशन यानी यूसीसी की सहायक कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल के भोपाल स्थित रासायनिक प्लांट में दिसंबर 2 और 3, 1984 की मध्य रात्रि को 40 टन मिथाइल आइसोनेट MIC गैस का वातावरण में रिसाव हो गया, जिससे लगभग 3500 से अधिक लोग मारे गए और 2 लाख से अधिक घायल हुए, जिनमें से अधिकतर को गंभीर व स्थायी रूप से निरोग्यता आ गई, जिसमें पुलिस ने 6 दिसंबर 1994 को यूसीआईएल के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। और इसके अलावा फरवरी 1985 को संयुक्त राज्य अमेरिका में यूसीसी के विरुद्ध लंबी तादाद में व्यक्तिगत मुआवजे भी दायर किए गए। और इसी दौरान फरवरी 1985 को संसद ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना दावा प्रसंस्करण अधिनियम 1985 भी पारित किया। भारत सरकार ने इस हादसे से प्रभावित सभी पीड़ितों को शारीरिक व आर्थिक क्षति के हर्जाने की वसूली के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में अप्रैल 1985 में वाद दायर किया। न्यूयॉर्क न्यायालय ने 1985 में यह कहकर भारतीय दावा खारिज कर दिया कि इस वाद का उच्च स्थान भारतीय न्यायालय ने यूसीसी को इस बात की सहमति दी कि वह भारत के न्यायालय के क्षेत्राधिकार रखती है। इस मामले के अंत में यूसीसी कंपनी तथा भारत की केंद्रीय सरकार के मध्य समझौते के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने यूसीसी कंपनी को निर्देश दिया कि वह 750 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में जमा कराए। ये वाद वायु प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक वाद है। अब है अगला बड़ा बाजार फायरवर्क्स डीलर्स एसोसिएशन बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता के वाद में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार व्यक्ति को कारोबार व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इस अनुच्छेद के अनुसार यह मूल अधिकार गारंटी नहीं देता कि कोई नागरिक ऐसा कारोबार या व्यापार करे जो प्रदूषण पैदा करने वाला हो, जो समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति को समाप्त कर दे। अतः
अनुच्छेद 19(1) के अनुसार कोई भी व्यापार इस प्रकार चलाया जाएगा जिससे कि समाज की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति समाप्त नहीं हो। इसी प्रकार सिटीजन काउंसिल जमशेदपुर बनाम बिहार राज्य के बाद में जनहित याचिका के बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी के लिए मैदान आवंटित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे स्वास्थ्य व पर्यावरण प्रदूषण के खतरे तथा यातायात जैसी अव्यवस्था न हो। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न्यायालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर लोकहित में सराहनीय कार्य किए गए हैं तथा समय समय पर न्यायालयों के निर्णयों ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के रूप में लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में न्यायालयों का महत्वपूर्ण स्थान है और अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित वादों या याचिकाओं के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से विधि का निर्माण भी किया है और ऐसे विषयों पर भी निर्णय दिए हैं जिस पर विधायिका व कार्यपालिका को आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, परंतु जब इस ओर विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो न्यायपालिका ने लोक कल्याण में जनहित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जनहित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अति महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो कि न्यायपालिकाओं की न्यायिक सक्रियता के रूप में जाने जाते हैं, जिससे कि आम जन की स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति बनी रही। अतः न्यायिक सक्रियता के द्वारा पर्यावरण संरक्षण में न्यायालयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।